हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ देखिए हम शुरू करेंगे भौगोलिक चिंतन और ये हमारी सीरीज़ होगी हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम में हमने 3 बार आपको जोग्राफिकल थॉट करा दिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हिंदी में भी आप ह्यूमन ज्योग्राफी करा दीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि हम पहले से ही आपको बताते आए हैं कि ह्यूमन जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का यहाँ पर जो वेटेज है वो बढ़ गया है। मीन्स मानव भूगोल से क्वेश्चंस अब ज़्यादा आने लगे हैं। कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, अगर आप देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल से अब क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। और इसमें भी एक यूनिट है भौगोलिक चिंतन यानी ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट आपको यहाँ हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये नोट्स हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, आप इन नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप क्लास लोगे आपको नोट्स का पता लग जाएगा कि नोट्स कितना टाइम टेकिंग है, कैसे बनाए गए हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। भूगोल के नोट्स अब हिंदी में भी, ठीक है, अगर एक इकाई लेनी है, एक यूनिट लेनी है 299 रुपये हैं। अगर आपको पूरी संपूर्ण ज्योग्राफी के नोट्स लेने हैं 2999 रुपये। डेमो के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अब देखिए यहाँ पर ज्योग्राफिकल थॉट भौगोलिक चिंतन का पहले हम आपको सिलेबस पाठ्यक्रम बता देते हैं। अगर आप देखिए कोई भी इंसान है, ये कोई इंसान है, अब इसके बारे में आपको कुछ पता होगा तभी तो बता पाओगे कि इसका नाम सोहन है, सोहन कहाँ पर रहता है, सोहन आगरा में रहता है और क्या करता है, पढ़ाई करता है। तो आपको इस पर्सन के बारे में अब चीज़ें कुछ पता हैं। सेम ऐसे ही अगर आपसे पूछे भौगोलिक चिंतन में हम क्या पढ़ेंगे, जब आपको पाठ्यक्रम का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाओगे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो XYZ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या है, सिलेबस का पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए। भाग 1 में हम पढ़ेंगे क्या, प्राचीन काल यानी एंशिएंट पीरियड। और एंशिएंट पीरियड में स्टार्टिंग होगी हमारी यूनानी भूगोलवेत्ताओं से, उसके बाद हम रोमन भूगोलवेत्ता पढ़ेंगे, फिर अंध युग आएगा या अंधकार युग बोल सकते हो इसको। प्राचीन भारतीय यहाँ पर जितने भी भूगोलवेत्ता रहे हैं प्राचीन काल में, एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफर, वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर चाइना के जितने भी भूगोलवेत्ता हैं, जैसे फाई असुई हैं या फाई सुई बोल सकते हैं उनको, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। या अर्थक्वेक के बारे में किसने बताया था, सारी बातें हम यहाँ पर इस एक यूनिट में देख लेंगे। फिर अरब भूगोलवेत्ता और भौगोलिक खोजें, डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कितनी क्लास हो पाएंगी, एक क्लास में हम आज यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ता देखेंगे, दूसरी क्लास में हम अंध युग और प्राचीन भारतीय और चीन भूगोलवेत्ता पढ़ेंगे, थर्ड क्लास में हम अरब भूगोलवेत्ता और चौथी क्लास में हम यहाँ पर भौगोलिक खोजें मीन्स डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशन जितने भी हुए, इसमें नॉर्समैन, वोल्सी मूलर या एस्पियन, इसके साथ साथ आपके मैगलेन, वास्को डी गामा या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस, जेम्स कुक, सारे जिन्होंने भी जितनी भी खोज की है यहाँ पर हम एक एक कर कर पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल हमारा 4 क्लास में यहाँ कवर हो जाएगा। फिर हम चलेंगे शास्त्रीय काल यानी कि क्लासिकल पीरियड की तरफ। इसमें हम वारेनियस पढ़ेंगे, फिर इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट, रिटर और डार्विन। ठीक है, इन 5 को हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब क्लास थोड़ी बड़ी बड़ी रहेंगी, पेशेंस बनाकर आपको देखना है। वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर और डार्विन एक ही क्लास में कवर करेंगे, बड़ी क्लास होगी लेकिन आपको देखनी है। फिर आगे बढ़ेंगे हम स्कूल्स की तरफ। अब मॉडर्न पीरियड में हम भूगोल की जो प्रमुख विचारधाराएं हैं, स्कूल हैं, एक एक क्लास में एक एक स्कूल हो पाएगा। ठीक है, जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, ब्रिटिश, अमेरिकन और सोवियत, सारे स्कूल हम देखेंगे। यहाँ पर जर्मन पढ़ेंगे, फिर हम फ्रेंच देखेंगे, फिर ब्रिटिश भूगोल, ब्रिटिश स्कूल, इसके बाद अमेरिकी और सोवियत।
तो 10 क्लास यहाँ तक हमारी हो जाएंगी। डुअलिज्म और डाइकोटोमी यानी कि द्वैतवाद और द्वैतता का सिद्धांत देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। ये हम 11वीं क्लास में यहाँ पर कवर कर लेंगे। जो नियतिवाद है, संभाव्यवाद है या संभावितवाद है, नवनियतिवाद है, सांस्कृतिक नियतिवाद है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी यहाँ पर एक तरह से यूँ कहें अप्रोचेज हैं, उनको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन यानी कि मात्रात्मक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, और भूगोल में प्रतिमान जो भी पैराडाइम्स आए हैं, भाई जो भूगोल है, भूगोल का भी तो एक विकास हुआ होगा। अब विकास कैसे हुआ होगा वो सब हम यहाँ पर जो प्रतिमान पढ़ेंगे, पैराडाइम, कुन्न नाम आता है, कुन्न, ठीक है, कुन्न के बारे में देखेंगे, कुहन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुन पैराडाइम, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। हैस्किंसन जिन्होंने क्या है उसको प्लॉट किया था, ग्राफिकली ग्राफ पर बताया था, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। फिर मॉडर्न थीम्स यानी कि आधुनिक जो भी विषय हैं वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे, सारी अप्रोचेस। जैसे प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट है, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, कार्यात्मकतावाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, उग्रवाद, आचरणवाद एंड मानवतावाद। सारे वाद, सारे आधुनिक विषय जितने भी हैं एक क्लास में हमारे हो जाएंगे। क्लास बड़ी रहेंगी, आपको पेशेंस के साथ सारी क्लास देखनी है। नारीवादी भूगोल एक क्लास में हो पाएगा, जो प्रमुख योगदान करता है वो देखेंगे। और लास्ट क्लास 15 क्लास का सिलेबस है जो भौगोलिक चिंतन का। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण तथ्य जैसे इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें या कथन विचार हैं, वो यहाँ पर देख लेंगे। तो 15 क्लास में आपका भौगोलिक चिंतन पूरा का पूरा यहाँ पर हम आपको करा देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, प्राचीन काल में थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं। जैसे यूनानी पढ़ेंगे, रोमन, अंध युग आएगा, भारतीय, अरब और खोजें, ये सब देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्लासिकल पीरियड में वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, डार्विन, फिर स्कूल से बताए जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन, सोवियत, ब्रिटिश, यहाँ पर ब्रिटिश भी है, ये छुप गया है तो इसको हम जब नोट्स देंगे इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। ब्रिटिश, अमेरिकन, सोवियत। इसके बाद डुअलिज्म, द्वैतवाद और द्वैतता का सिद्धांत देखेंगे। नियतिवाद, संभाव्यवाद, यहाँ पर संभावितवाद, नवनियतिवाद एंड सांस्कृतिक नियतिवाद, सारे हम यहाँ पर जितने भी मुख्य बिंदु हैं सब देखेंगे। मात्रात्मक क्रांति और जो प्रतिमान है, पैराडाइम है, उनको देखेंगे। गणितीय, सांख्यिकीय, तकनीकी, भूगोल को वैज्ञानिक बनाना या पर्यावरण, क्षेत्रीय, मात्रात्मक, आलोचनात्मक, जितने भी प्रतिमान हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, कार्यात्मकतावाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, उग्रवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, जितने भी आधुनिक विषय हैं, मॉडर्न थीम्स हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। नारीवादी भूगोल में लिंग आधारित भिन्नताएं क्या क्या रही हैं, महिला अनुभवों का अध्ययन देखेंगे। प्रमुख योगदानकर्ता द्वारा सामाजिक भौगोलिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति। एंड लास्ट क्लास में हम पुस्तकें, कथन और जो भी उद्धरण आए हैं, मीन्स स्टेटमेंट देखेंगे, जो भी किसी के द्वारा इम्पोर्टेंट लाइन बोली गई है यहाँ पर हम देखेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा पाठ्यक्रम, सिलेबस। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं भौगोलिक चिंतन की। तो भौगोलिक चिंतन से संबंधित पृष्ठभूमि देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। देखो, कंसंट्रेट कर कर क्लास को देखना है। काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आप ना तो कहीं पढ़े होगे, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए, भूगोल की अगर बात करें, भूगोल की बात करें, अब भूगोल की डिफाइन हम आपसे पूछने लगे कि भैया भूगोल है क्या, तो आप सिंपली बोलोगे कि सर भूगोल ज्योग्राफी होती है। अरे भैया ये तो आप इंग्लिश में बता रहे हो, हमने पूछा है इसका मीनिंग क्या है, आपने बता दिया इंग्लिश। जैसे किसी से पूछा कि पानी की डिफाइन बताओ और वो कहने लगा वाटर, अरे ये डिफाइन नहीं, आपने इंग्लिश में बताया। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल की अगर बात करें, भू मीन्स पृथ्वी, एंड यहाँ पर जो ग्राफी है
ठीक है। ग्राफी इसका मतलब होता अध्ययन, मीन्स यहाँ पर जो भूमि है, पृथ्वी है, पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। तो ये डिफाइन अपने आप में बहुत अधूरी रह जाती है। फिर एक और पर्सन आए, उन्होंने बोला कि भूगोल सिर्फ भूमि का या पृथ्वी का अध्ययन करना ही नहीं है, भूगोल है कि पृथ्वी की धरातल का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का और पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना ही भूगोल है। तो एक डिफाइन ये हुई, दूसरी डिफाइन इन्होंने ये बताई थी। अब ये डिफाइन भी अधूरी हो गई कि भाई आंतरिक हिस्सा, ठीक है, वायुमंडल बता दिया, वायुमंडल एंड जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह, तो इन तीनों के बारे में बता दिया कि इनका अध्ययन करना ही भूगोल है। तीसरे पर्सन आए, अब ये डिफाइन भी अपने आप में अधूरी है। तीसरे पर्सन आए, उन्होंने बोला कि पृथ्वी की, जो हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं किसके साथ, मानव के साथ आपसी संबंध, मीन्स इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का मानव के साथ अंतर संबंध का अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। तो ये डिफाइन अपने आप में सुटेबल है। तो इसलिए अब आप देखिए, बड़ी क्लासों के बच्चे हो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आपको एग्जैक्ट डिफाइन बनानी आनी चाहिए, रटी रटाई नहीं। अपने आप से भी आप परिभाषाएं बना सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। जो पुराने समय में भौगोलिक ज्ञान था, अब भाई आज के जैसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि नए नए ट्रेंड आते हैं, कभी गिबली, कभी कोई, ठीक है, या एआई का यूज़ कर या फिर आप चैट जीपीटी, या फिर आपके पास, देखिए पुराने टाइम में कोई यूट्यूब थोड़ी था। अब हम घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ रहे हो। तो उस टाइम पर जो भौगोलिक ज्ञान था वो किस बेस पर था, खोज करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मानचित्र के हिसाब से मानचित्रण, मीन्स जैसे हमारे पीछे आप देख रहे हो, हालांकि ये अब लेटेस्ट मैप है, उस टाइम मानचित्र अलग होते थे, वो बनाते रहते, उकेरते रहते थे, ठीक है, या तुक्के लगाते थे अनुमान के आधार पर कि भैया यहाँ पर ये होगा। भूकंप कैसे आएगा, भूकंप आएगा जब गाय अपने सींग पर, मतलब पृथ्वी है हमारी, गाय के सींग पर है तो भाई दर्द होता होगा, इतनी भारी पृथ्वी है, तो इस सींग से गाय इस सींग पर रखेगी तो भूकंप आएगा, हल्लन आएगा, मीन्स हिलेगी पृथ्वी, ठीक है। तो पहले ऐसे ही अनुमान लगाते हैं कि शेषनाग पर टिकी है पृथ्वी, तो फिर भी क्या है, भूकंप आएगा, ठीक है। तो ऐसे अनुमान लगाते थे। अब भाई उस टाइम की बात अलग थी, अब टेक्नोलॉजी डेवलप, लेकिन अगर आप आज भी उन्हीं धारणाओं को मानते हैं तो फिर आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है। तो अब आपको साइंटिफिक थोड़ा होना पड़ेगा। जो पुरानी बातें थी वो उस टाइम के हिसाब से थी, भाई वहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव था, अब टेक्नोलॉजी का अभाव था तो इसलिए ऐसे अनुमान लगाते थे। वो तो खोज करते रहते थे, मिलती थी चीज़ें, बताते रहते थे, ठीक है। और भूगोल के विकास में अब देखो, सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं थी, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, नील की सभ्यता हो, सुमेरियन की सभ्यता हो, यहाँ से अनेकों जानकारियाँ हमको प्राप्त हुई हैं। जैसे जैसे भाई सिंधु घाटी सभ्यता है, आज देखोगे वहाँ पर अभी भी, जैसे लोथल है, लोथल पर आपको क्या मिल जाएगा, लोथल पर आपको डॉकयार्ड मिल जाएगा, मीन्स जैसे जहाँ पर पोत रुकते हैं, तो वो देखने को मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो में आप देखोगे, और ठीक है, या आप देखो सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते होगे, आप सेटलमेंट ज्योग्राफी में हाउस पैटर्न पढ़ते हो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रास्ते बने हुए थे, घर बने हुए थे, खिड़कियाँ पीछे खुलती थी, 90 डिग्री पर रोड कट करती थी, सारी बातें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब वहीं सुमेरियन सभ्यता की बात करें, आज भाई इंग्लिश में बोल देते हो आप, टिग्रिस यूफ्रेट्स, उस टाइम दजला और फरात घाटी थी,
उनके बारे में बात होती थी, दजला और फरात। ठीक है, घाटियाँ क्या होती हैं, देखो जैसे ये माउंटेन है, आप पहाड़ों में घूमने गए होगे, माउंटेन है। अब माउंटेन है और माउंटेन के पास में यहाँ पर घाटी भी होगी। जैसे ये माउंटेन है और यहाँ पर क्या है, घाटी है। ठीक है, नीचे जो ज़मीन रहती है माउंटेन, ये चोटी है ऊंची, और इससे नीचे जो ज़मीन है ये क्या है, घाटियाँ हैं। तो यही जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स घाटी हैं, दजला फरात घाटी के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सुमेरियन सभ्यता से मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी आप कमेंट कर देना, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, भूगोल में जो अभी हम एक बैकग्राउंड बना रहे हैं, ग्रीक पर आएंगे, अभी एक बैकग्राउंड स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, भूगोल में प्रारंभिक जो योगदान रहा वो यहूदियों का, मिस्र लोगों का और फिनोशियन लोगों का रहा था। कैसे रहा था, जैसे फिनोशियन थे, फिनोशियन ने एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया था। एशिया माइनर कोई ऐसा गांव देहात नहीं था कि एक ही गांव था, छोटा सा गांव, उस पर कब्जा कर लिया बस। एशिया माइनर एक जगह थी जिसमें तुर्की का तटीय क्षेत्र, लेबनान, सीरिया, इजराइल, ये जो आज प्रेजेंट कंट्रीज हैं ये सब एशिया माइनर में आते थे और अधिकार उन पर किसका था, फिनोशियन का था। लेकिन फिनोशियन लोग किस लिए क्या है, फिनोशियन लोग क्यों इतना आगे नहीं बढ़ पाए, मीन्स हम यूनानी लोगों को ही क्यों पढ़ते हैं भाई, फिनोशियन को भी तो पढ़ सकते थे। जो स्टार्टिंग की इन्होंने ही की, मिस्र लोगों ने की, लेकिन हम फिनोशियन को इतना इग्नोर क्यों करते हैं, मीन्स उनको इतना अब भाई उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको मिलती नहीं है। मान लो मेरी कोई चीज़ है, मैं उसको सीक्रेट रखूँगा, किसी को बताऊँगा ही नहीं, मेरे नोट्स हैं कि मैं अपने तक सीमित रखूँ और बस बात ख़त्म। तो कोई कैसे जानेगा ये मेरे नोट्स हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। आगे फिर ज्ञान बढ़ेगा, बाकी लोग पढ़ेंगे, फिर आप भी टीचर बनोगे, आप भी किसी को पढ़ाओगे, तो ये ज्ञान फैलता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब फिनोशियन लोगों ने क्या है, सीक्रेसी रखी, जो भी उनको जानकारी थी अपने तक रखा, उसका उन्होंने विस्तार नहीं किया, तो इसलिए फिनोशियन लोगों आगे नहीं बढ़ पाए थे। क्लियर। अब हम आपसे पूछें कि खगोल शास्त्र जो एस्ट्रोनॉमी है, इसका विकास फारस की खाड़ी और काला सागर के बीच ही क्यों फला फूला। भाई एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी के लिए आपको जो खगोल शास्त्र पढ़ रहे हैं या आप चीज़ देखोगे, अब मान लीजिए तारे हैं, रात में आप तारों को देख रहे हो, तो टूटता तारा देखा तो आपने बोला अरे दादाजी जा रहे हैं, विश मांग लो और पूरी हो जाएगी। यही तो कहते हैं भाई। अब तारा क्या होता है, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट आपको पता है कि तारा तो भाई गैस से बना हुआ होता है। ठीक है, वो कैसे दादाजी हुए, दादाजी क्या गैस से थोड़ी बने हैं कि दादाजी से विश मांग लो। अरे भाई सन है, सन भी तो एक स्टार है। अब सन कोई दादाजी थोड़ी है कि दादाजी यहाँ पर निकल आए सुबह और दादाजी फिर अंधेरा हो गया, डूब गए दादाजी। अभी बताएंगे सन के बारे में भी, होमर महोदय ने क्या क्या बात बोली थी, तो इसलिए क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वो दादाजी नहीं है, वो क्या है, गैस का गोला है। ठीक है, तो खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी फारस की खाड़ी और काला सागर के बीच इसलिए फला फूला भाई, खुला आसमान। ठीक है, खुला आसमान रहेगा तभी तो आप चीज़ों को देख पाओगे। प्लैनेट्स, 5 प्लैनेट को आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो। ठीक है, तारों को देख सकते हो, तभी तो आप कुछ बता पाओगे उनके बारे में। और बादल छाए हुए हैं, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप खगोल शास्त्र का विकास कर पाओगे। तो पुराने टाइम में इसीलिए इसका विकास इस एरिया में, इन क्षेत्रों में हुआ था। वहीं ज्यामिति, ज्योमेट्री के विकास की बात करें तो ये नील घाटी की उपजाऊ भूमि में देखने को मिला। भौतिक भूगोल की बात करें, इसका विकास यूनान, ग्रीस में देखने को मिला। भैया फिजिकल ज्योग्राफी ग्रीस में ही क्यों डेवलप हुई। अब देखो जो यहाँ पर स्थलाकृतियाँ थी, स्थलाकृतियाँ
अब यहाँ पर विकसित थी भाई, यहाँ पर पर्वत थे, ठीक है, नदियाँ थी, और यहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए क्या है, माउंटेन थे, पर्वत थे, ठीक है, हिम आच्छादित पर्वत, ठीक है। शुद्ध हिंदी में अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं, बाकी आगे चलकर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओल्ड टेस्टामेंट बुक ये यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है, ठीक है, ये इसका नाम याद रख लेना, कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ ले तो आप बता देना, यहूदियों की ये धार्मिक पुस्तक की थी जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। जो प्रारंभिक ज्ञान था, प्रारंभिक यूनानी पृथ्वी को मिथकों के आधार पर समझते थे। भाई मिथक बने हुए थे, जैसे हमारे यहाँ भी अभी भी बने हुए हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं आज भी नहीं छूट रही हैं लोगों की, उनको अभी भी मानते चलते हैं। जैसे राशि का कॉन्सेप्ट है, अब भाई ग्रह नक्षत्र राशि ये एक ब्रॉड टॉपिक है। राशि अगर आपसे पूछी कि राशि क्या है, राशि कुछ नहीं है, स्टार का एक पैटर्न है। स्टार एक पैटर्न बनाते हैं, इस तरह पैटर्न बनाते हैं कि वो एक शेप ले लेता है। जैसे ये एक, जैसे स्टार्स ने यहाँ शेप लिया तो ये शेप किसका, तराजू का हो गया, तो इसको हमने तुला राशि दे दी, ठीक है। ऐसे ही शेर का ले लिया तो उसको सिंह बोल दी। तो राशियाँ क्या हैं, स्टार्स का एक ऐसा समूह जो कोई एक पैटर्न बना दे, ठीक है, तो उसको हम राशि बोलते हैं। तो जैसे ही प्रारंभिक यूनानी थे वो पृथ्वी को मिथकों के आधार पर समझते थे। उनका विश्वास क्या था कि पृथ्वी एक समतल चक्र है जिसके चारों ओर महासागर है। होमर ने क्या बोला कि जो पृथ्वी है एक डिस्क की तरह है, तस्तरी की तरह है। ये हालांकि थेल्स ने बोली थी, जो होमर साहब थे उन्होंने भी सर्कुलर ही बोली थी, तस्तरी की तरह गोल बताई थी। तो उन्होंने बोला इसके चारों तरफ क्या है, महासागर है, ठीक है। और जो देवी देवताएं थे उनके भी, अब भाई हमारे थोड़ी है देवी देवता, देवी देवता उनके भी थे जो यूनानी लोग थे। तो उन्होंने देवता और प्राकृतिक शक्तियों को वायु, समुद्र और पर्वतों से जोड़ा, ठीक। यह काल भौतिक व्याख्या से अधिक धार्मिक और पौराणिक व्याख्या पर आधारित था, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, पौराणिक चीज़ों पर ही टिका हुआ था। सभी में हम प्रकृति से जोड़ कर देखते थे, देवी देवताओं से जोड़ कर देखते थे। तो ये है किसका, भौगोलिक चिंतन की एक पृष्ठभूमि। तो यहाँ तक भैया कोई दिक्कत किसी को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना डीप आपको देखो क्लासेस मिलेगी नहीं, फुल गारंटी देते हैं आपको, पेड क्लासेस भी नहीं मिलेंगी इतना डीप। चाहे इतना डीप अगर आपको किसी की पेड क्लास मिली हो तो आप बता सकते हो कि यहाँ मिली है हमको, इतना डिटेल में आपको कोई पेड क्लास में भी नहीं कराएगा, ये हम गारंटी देते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने इंग्लिश मीडियम में 62 क्लास करा रखी है काफ़ी डीप में। तो जोग्राफिकल थॉट इतना डीप आपको कोई नहीं करा पाएगा, ये हम गारंटी देकर बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं हवा हवाई फायर कर दी, ठीक है। आप YouTube पर भी सर्च कर लेना इतना डीपली अगर आपको कोई बता दे तो। अब देखते हैं यूनानी भूगोलवेत्ता। यूनानियों की अगर बात करें तो जो 5वीं सदी ईसवा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, अब देखो सिंपली बोले 5वीं शताब्दी ईसवा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसवा पूर्व, ठीक। तो यहाँ पर इसको क्या है, स्वर्ण युग माना जाता है। मीन्स 5th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी BC तक का जो काल रहा है यूनानियों का, ये स्वर्ण काल रहा है। इस काल में काफ़ी चीज़ें रही हैं, जैसे अभी हम जोग्राफर देखेंगे, भूगोलवेत्ता देखेंगे, होमर, थेल्स, अनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरिस्टोटल, हिपार्कस, पोसिडोनियस, अलेक्जेंडर भी आएंगे। तो ये सारे हम डिटेल में देखने वाले, इराटोस्थनीज भी हैं, ठीक है। ये सारे हम विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे। तो याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ पर हमने मेंशन किया। जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल को, युग को,
यूनानियों का स्वर्ण युग माना जाता है। अब जो यूनानी भूगोल के अनेक अब जो यूनानी लोग थे उस टाइम के यूनानी, जैसे हमने सारे नाम बता, ये भूगोल की, चाहे आप खगोल शास्त्र हो, प्राकृतिक भूगोल हो, चाहे आपका मैथ्स हो, गणित, इन सारी जितनी भी शाखाएं थी उनमें अग्रणी रहे थे। कौन? यूनानी भूगोलवेत्ता। ठीक है, जिसमें खगोल शास्त्र, ज्यामिति, गणित, अनेक अवधारणाएं उन्होंने किससे ली थी? अब भाई देखो, उनसे पहले भी फिनोशियन लोग रहे थे, सुमेरियन लोग रहे थे, मिस्र वाले रहे थे। तो भाई मैंने, मान लो मैं भी हूँ, हम भी हैं, अपने गुरुजनों से कुछ तो सीखा है, तभी तो यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब देखो, एडवांस तो आपको करना पड़ेगा, वक्त के साथ आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। उन्होंने अपने हिसाब से पढ़ाया, आपको अपडेट अपने हिसाब से भी करना है। क्यों करना है भाई अपडेट? मोबाइल अपडेट मांगता है। अगर आप देखोगे आईफोन, पहले आईफोन 6 था, आज आईफोन 17 भी आ गया है। तो भाई वक्त के साथ बदलना भी तो है, तो अपडेशन जरूरी है। तो आपको जो गुरुजन ज्ञान देते हैं, आगे चलकर उसे अपडेट भी करते रहना पड़ता है। मान लीजिए आज हम ये बता रहे हैं, कोई एक टॉपिक ऐड हो गया, तो भाई अपडेट तो करोगे। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी पुराने डर्रे से 25-30 साल पुराना पढ़ा रहे हो और बच्चों को बोलो यही आएगा पेपर में, यही करना है। तो भाई सीधी सी बात है, तुम बाबा आदम के ज़माने के और चीज़ें पूछी जा रही हैं कुछ, तो दिक्कत तो वहाँ आती ही है फिर। ठीक है, इसलिए आप स्टैंडर्ड, अब नोट्स देखो एनफ है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। जो ये नोट्स बहुत विस्तार से बनाए गए हैं, तो इन नोट्स पर रिलाय कर सकते हो। ठीक है, तो जो यूनानी लोग थे, इन्होंने खगोल शास्त्र, ज्यामिति और गणित की जो अनेक अवधारणाएं थी, मिस्रवासियों से, चेल्डिया, सुमेरियन और असीरियन लोगों से ग्रहण की थी। अब जो यूनान का स्थान था भाई, वो भौगोलिक अध्ययन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयुक्त था, मीन्स इम्पोर्टेंट था। क्यों? अब देखो, एजियन सी के दोनों ओर स्थित था यूनान। अगर आप मैप देखोगे हमारे पीछे भी, यहाँ पर इस जगह पर आपको यूनान देखने को, यहाँ पर यूनान देखने को मिल जाएगा। आप अपना मैप खोल लीजिए, उसमें या तो ग्रीस देख लीजिए, ग्रीस सर्च कर या यूनान हिंदी में, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसके दोनों तरफ एजियन सी, एक पहाड़ी, अब देखिए ये पहाड़ी देश भी है, यहाँ पहाड़ी भी थी, हिम आच्छादित पर्वत शिखर भी हैं। ठीक है, नदियाँ प्राय तेज बहाव वाली हैं, अब नदियाँ भी थी, अनेक जलडमरू मध्य मीन्स स्ट्रेट थी, बंदरगाह, हार्बर सब देखने को मिला। इन्हीं सब कारणों की वजह से यूनान में भूगोल का विकास हुआ और इसलिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक के युग को यूनानियों का स्वर्ण युग माना जाता है। भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आए कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के युग को यूनानियों का स्वर्ण युग क्यों माना जाता, इतनी सारी कथा लिख देना। इतनी सारी बातें आपको बताई हैं, तो 5 में से 4.5 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप आसानी से लिख सकते हो अगर मेंस दे रहे हो। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्या लगेगा क्वेश्चन यहाँ से वो भी बताते चलेंगे। यूनानियों का स्वर्ण युग, आपको यहाँ पर टाइम पीरियड इस तरह से दे देंगे, ईसा पूर्व की जगह ईसा ही रहने देंगे, मीन्स 5th AD से लेकर 2nd AD तक। ठीक है, कंफ्यूज कर देंगे, यहाँ BC आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ईसा पूर्व, और ये लोकेशन याद रखनी है। क्लियर? महत्वपूर्ण यूनानी विद्वान: होमर, थेल्स, अनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, प्लेटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, सिकंदर लिख सकते हो, सिकंदर, हिपार्कस, पोसिडोनियस, ये सब हम विस्तार से एक एक पढ़ेंगे। ठीक है जी।
अब सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं होमर को। अगर होमर की बात करें तो होमर एक ग्रीक कवि थे। इनकी देखो इम्पोर्टेंट बुक जो ग्रंथ हैं वो आते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। इनके ग्रंथ है इलियाड और ओडिसी। इलियाड और ओडिसी में इन्होंने ट्रोजन युद्ध का वर्णन किया था, जो 1280 ईसा पूर्व से 1180 ईसा पूर्व के बारे में जानकारी देता है। तो होमर के बारे में एक तो याद रखना है क्या, ग्रीक कवि। दूसरा याद रखना है इनके दो इम्पोर्टेंट ग्रंथ जो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इलियाड और ओडिसी। इलियाड और ओडिसी में इन्होंने ट्रोजन युद्ध के बारे में जानकारी दी है। पृथ्वी को इन्होंने क्या है गोलाकार रूप में वर्णित किया है। मीन्स पृथ्वी को क्या बताया कि पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। ठीक है, अब देखिए गोलाकार है, गोलाकार की जगह यहाँ वृत्ताकार कीजिए, क्योंकि इन्होंने क्या है सर्कुलर बताई थी। सर्कुलर जो गोलाकार होती है वो स्फेरिकल होती है, गोलाकार क्या होती है स्फेरिकल। यहाँ पर जब नोट्स देंगे आपको तो ये अपडेट कर देंगे वृत्ताकार। पृथ्वी को इन्होंने वृत्ताकार बताया। ठीक है, तो ये गोलाकार में तो सॉलिड होती है, मीन्स जैसे भाला ये गोला फेंक होता है ना तो सॉलिड होती है, या कोई भारी भरकम बॉल लेदर की बॉल हो, ये क्या है गोलाकार है सब। वृत्ताकार होती है जैसे चूड़ी हुई। ठीक है, तो ये इन्होंने किया है पृथ्वी को सर्कुलर यानी वृत्ताकार बताया था। किसने, होमर महोदय ने। ठीक है, आकाश को क्या बताया इन्होंने, आकाश के बारे में ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश क्या है, ठोस अवतल सतह है, सॉलिड कॉनकेव सरफेस है इस तरह से। ठीक, जो कि एक अब पृथ्वी के बराबर है, ये पृथ्वी है नीचे। अब पृथ्वी के बराबर है तो एक ऊंचे स्तंभों पर टिका हुआ है, ये जो आसमान है ऊंचे स्तंभों पर टिका हुआ है। ठीक, और वो स्तंभ इन्होंने क्या है एटलस पर्वत बताया, एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत बताया। मीन्स जो आकाश है ठोस अवतल सतह मीन्स सॉलिड कॉनकेव सरफेस है, एक टॉल पिलर पर इस तरह से लटका हुआ है। ठीक है, ये टॉल पिलर जो पेन है ना, इस टॉल पिलर को उन्होंने क्या एटलस माउंटेन बताया, और एटलस माउंटेन प्रेजेंट में कहाँ है, अफ्रीका में। तो ये बातें ध्यान रखनी है होमर महोदय के बारे में। सूर्य को इन्होंने क्या बोला कि जो सूर्य है समुद्र की धारा से उदित होता है, मीन्स ये ओशियन है। अब ओशियन यानी समुद्र है, समुद्र से सूर्य, अब देखो तारे भी और सूर्य भी निकलता है इसी में, और शाम होकर फिर दोबारा से इसमें डूब जाता है। दिन में बाहर निकलता है, रात में डूब जाता है। भैया आज तो आप बोलोगे अरे बड़ी बेतुकी बात बोली होमर महोदय ने, भाई उस टाइम के हिसाब से बोली है उन्होंने। ठीक है, अब आज के टाइम में तो सीधी सी बात है गलत कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, लेकिन उस टाइम के अगर हिसाब से देखें तो उस टाइम के हिसाब से उन्होंने तो अनुमान ही लगाया था कि ऐसा हो सकता है। समुद्र की धारा से उदित होता है और अस्त के समय उसी में पुनः डूब जाता है, और तारे भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, मीन्स तारे भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। 4 पवनों के बारे में बताया, 4 विंड्स के बारे में बताया किसने, होमर महोदय ने। कौन कौन सी 4 विंड, बोरस, यूरस, नोटस, जेफरस। ठीक है, ध्यान रखना है जो बोरस है ऐसे याद रख लेना है, बोरस बी से, यूरस, नोटस और जेफरस। बोरस, यूरस, नोटस, जेफरस। अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे भैया, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब आप इस तरह से नॉर्थ से ईस्ट जाइए क्लॉकवाइज, मीन जैसे घड़ी घूमती है ना ऐसे घुमा दीजिए इनको तो क्रम याद हो जाएगा। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले बी आता है, फिर ई आता है, फिर एन आता है, फिर जेड आता है, तो पुट कीजिए इनको, नॉर्थ में बी रखिए बोरस को,
यूरस को ई की तरफ, फिर एन आएगा नोटस जेफरस, मीन्स पहला वाला बोरस, यूरस, नोटस, जेफरस, क्लॉकवाइज घुमाइए याद हो जाएंगी। अब जो बोरस है उत्तर की तरफ है भाई, ठंडी होगी, प्रबल और ठंडी स्वच्छ आकाश के साथ, जो ये पवने हैं ठंडी और प्रबल हैं। यूरस गर्म और सौम्य है, जो यूरस है गर्म और सौम्य। जो नोटस है आर्द्र और कभी कभी हिंसक भी हो जाती हैं, मीन्स तेज गति से बहती हैं, तेज गति से, ठीक है, आर्द्र होती हैं। और जो जेफरस है भयंकर सुखद पर प्रचंड वेग के साथ बहती है, ठीक है। तो चारों पवनों के बारे में ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेट, अब देखो मिलेटस एक जगह है जो वर्तमान में कहाँ पर है, टर्की यानी तुर्की में। वर्तमान में अगर बात करें मिलेटस कहाँ है, तुर्की में। तो थेल्स यहीं के थे। तो इनकी अगर समय अवधि की बात करें लगभग 624 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व तक, ठीक है। थेल्स ऑफ मिलेटस की समय अवधि रही 624 ईसा पूर्व से लेकर 546 ईसा पूर्व तक। इन्हें यूनान के सप्त ऋषियों में गिना जाता है। किसको, थेल्स को, ध्यान रखना, 7 सेजेस ऑफ ग्रीस, ठीक है, उनमें से एक थेल्स भी थे। पश्चिमी दर्शन के प्रारंभिक दार्शनिकों में से एक। अगर आप भाई जो वेस्टर्न फिलोसफर देखोगे, पश्चिमी दर्शन के दार्शनिक देखोगे, उनमें से एक थेल्स भी मिलते हैं। थेल्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह विचार रखा कि प्राकृतिक घटनाओं का कारण देवता नहीं बल्कि प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। थोड़ा ये लॉजिकल हुए थे। लॉजिकल होकर इन्होंने बोला कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका कारण देवी देवता नहीं बल्कि प्राकृतिक तत्व हैं। तो इन्होंने नेचुरल एलिमेंट्स पर फोकस किया। किसने, थेल्स महोदय ने। उन्होंने क्या बोला थेल्स ने कि जो जल है, उन्होंने क्या बोला, जल ही समस्त सृष्टि का मूल तत्व, मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्होंने जल को बताया। जो पानी है, वाटर है, ठीक है, उसको ही इन्होंने समस्त सृष्टि का मूल तत्व बोला। इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। उन्होंने सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। भाई उस टाइम देखा होगा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है सूरज, ठीक है, सूर्य पर ये धब्बा सा क्यों है। तो सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी किसने की थी, ये भी एक तरह से थेल्स ने की थी। मिस्र में पिरामिड की ऊंचाई मापने का तरीका बताया छाया के आधार पर। जो मिस्र के पिरामिड हैं, मिस्र के पिरामिड, उन पिरामिड को उनकी छाया के हिसाब से मापने का तरीका किसने बताया, थेल्स ने। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को मापने की कोशिश की। पृथ्वी को उन्होंने जल पर तैरते हुए चपटी सतह के रूप में समझाया, मीन्स फ्लैट डिस्क की तरह है। जैसे फ्लैट डिस्क है और पानी पर तैर रही है पृथ्वी, तो ये बताने वाले कौन थे, ये थेल्स थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी किस पर, पानी पर तैरती है। यह विचार बाद में यूनानी भूगोलवेत्ता अनेक्सिमेंडर, अनेक्सिमीनीज, हेरोडोटस, पाइथागोरस ने भी आगे बढ़ाया था। थेल्स का महत्व इसलिए है उन्होंने धर्म से हटकर थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया था। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत होमर और थेल्स के बारे में, ठीक है जी, तो ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अनेक्सिमेंडर की तरफ। अनेक्सिमेंडर का अगर जन्म की बात करें तो इनका समय काल रहा 610 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इनका क्रम भी याद रखना, होमर सबसे पहले, फिर थेल्स, फिर अनेक्सिमेंडर, क्योंकि क्रम यूजीसी नेट एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। थेल्स के शिष्य और मिलेटस नगर के दार्शनिक थे कौन, अनेक्सिमेंडर। भैया ये बात ध्यान रखना, थेल्स के शिष्य जो थेल्स हैं इनके शिष्य कौन थे, अनेक्सिमेंडर। और अनेक्सिमेंडर के दो शिष्य आए थे, एक अनेक्सिमीनीज आए थे, अनेक्सिमीनीज ठीक है, अनेक्सिमीनीज, और एक पाइथागोरस।
पाइथागोरस। ये पाइथागोरस वही हैं जिन्होंने थ्योरम दी थी मैथ्स में, 10th क्लास में पढ़ते हो ना, ये वाली, कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, यानी कि लंब आधार, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये लंब है, ये आधार है, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। ये थ्योरी इन्होंने ही दी थी, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस ने ही दी थी ये थ्योरम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो थेल्स के शिष्य अनेक्सिमेंडर, अनेक्सिमेंडर के दो शिष्य अनेक्सिमीनीज और पाइथागोरस रहे। पहले व्यक्ति जिन्होंने प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से समझाने का प्रयास किया था अनेक्सिमेंडर। थेल्स ने 4 तत्वों के बारे में बताया और यह भी बताया कि पृथ्वी पर बनी स्थलाकृति इन्हीं 4 तत्वों के अंतरक्रिया से बनते हैं। तो भाई ये भी थेल्स के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम ऊपर बताए थे, और इनमें इम्पोर्टेंट किसको, पानी को माना था। हालांकि ये पॉइंट हमको ऊपर लिखना था, कोई नहीं, अनेक्सिमेंडर में ध्यान रखना है। थेल्स ने 4 तत्वों की बात की, हवा, पानी, आग और भूमि। आगे चलकर हम बताएंगे प्लेटो या अरस्तु ने एक 5वां एलिमेंट और ऐड किया था, शायद इरेटोस्थनीज ने, अभी देख लेंगे आगे चलकर, एक 5th एलिमेंट और ऐड किया था, ठीक है, ईथर करके था, ईथर, जिससे जो स्पेस के चीज़ें हैं, स्पेस के बारे में उन्होंने बताया था कि उस एलिमेंट से स्पेस बना है, ठीक है, ईथर से, अभी बताएंगे आगे चलकर। तो 4 तत्वों के बारे में बताया, इनके ही अंतर क्रिया से क्या है, जो पृथ्वी पर स्थलाकृति है वो बनी। थेल्स ने जल को मूल तत्व माना था, ठीक है, जल को अभी ऊपर बताया कि भाई यहाँ पर देखो मूल तत्व बोला है जल को, समस्त सृष्टि का मूल तत्व किसने, थेल्स ने। लेकिन अनेक्सिमेंडर ने कहा एपिरोन यानी अनंत ही सृष्टि का आधार है, ठीक है। इन्होंने एपिरोन यानी अनंत, इनफाइनाइट ही क्या है, सृष्टि का आधार है, ठीक है। अनंत मीन्स आप पता नहीं कर सकते कि पृथ्वी कितनी है, क्या है। एपिरोन का मतलब असीमित, शाश्वत और अविनाशी तत्व। ठीक, ये ध्यान रखना है। ये किसने बोला, अनेक्सिमेंडर ने। अनेक्सिमेंडर ने ही विश्व का पहला मानचित्र, वर्ल्ड मैप बनाया था, ध्यान रखना है। इस मानचित्र में यूरोप को केंद्र बताया, जो मानचित्र बनाया था अनेक्सिमेंडर ने, यूरोप को क्या है, केंद्र बताया पृथ्वी का। और निमोन यंत्र की खोज की, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक यंत्र जिसका नाम निमोन है, इसकी खोज की। इन्होंने पृथ्वी को क्या है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म में माना, जो अंतरिक्ष में लटकी हुई है। भाई सबका मत अलग अलग था, इनका भी मत अलग रहा। इन्होंने पृथ्वी को क्या है, क्या बताया, बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म में बताया कि पृथ्वी कैसी है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। आज के टाइम में तो इनको पागल बता देंगे, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में लटकी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर आकाशीय पिंड है, ये बात भी किसने बोली, अनेक्सिमेंडर ने। सूर्य, चंद्रमा और तारों को रिंग के रूप में बताया कि जैसे वलय हैं, तो इस तरह से सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं। वर्षा इवोपोरेशन के कारण होती है, ये बात भी किसने बोली, यहाँ पर हमारे अनेक्सिमेंडर ने बोली, ठीक है। वायु, बादल और नदियों को भी प्राकृतिक नियमों से समझाया अनेक्सिमेंडर ने। पौराणिक व्याख्या से हटकर वैज्ञानिक व्याख्या की ओर बढ़े। हालांकि थेल्स इनके गुरुजी ने नींव रखी, लेकिन फिर आगे इन्होंने भी बढ़ाया। कार्टोग्राफी का प्रारंभ अनेक्सिमेंडर से ही माना जाता है। उन्होंने भूगोल को वैज्ञानिक सोच से जोड़ा और बाद में हिकेटियस, हेरोडोटस और हम्बोल्ट जैसे विद्वानों ने कार्यों की नींव रखी, ठीक है। आगे इनको फॉलो करने वाले हिकेटियस, हेरोडोटस और हम्बोल्ट भी थे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिकेटियस, हिकेटियस का अगर समय की बात करें, समय लगभग 550 ईसा पूर्व से लेकर 476 ईसा पूर्व रहा। यूनानी भूगोलवेत्ता और यात्री रहे।
अब अनेक्सिमेंडर के मानचित्र और विचारों को आगे बढ़ाया। भाई इनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले इकेटियस, हेरोडोटस, हमबोल्ट थे, तो इकेटियस ने आगे बढ़ाया। इनको भूगोल का जनक भी किसी किसी किताब में लिखा जाता है, भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, हिकेटियस। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली बार उन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया था। जैस पीरियडस बुक लिखी, जैस पीरियडस में इन्होंने पृथ्वी के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, जो ट्रैवल राउंड द अर्थ, पृथ्वी की परिक्रमा नामक ग्रंथ लिखा जैस पीरियडस, इसमें उन्होंने ज्ञात्र विश्व, नॉन वर्ल्ड का वर्णन किया था। इसीलिए इनको भूगोल का जनक किसी किसी बुक में मानते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में इराटोस्थनीज भी मानते हैं, क्योंकि इराटोस्थनीज के कार्य बहुत थे, इसलिए उनको भूगोल का जनक मानते हैं। अगर इकेटियस आए तो इकेटियस लगाना, इराटोस्थनीज आए तो इराटोस्थनीज लगाना, और दोनों आ गए तो डाउटफुल रहेगा भाई। ठीक है, फिर तो कमीशन जो मानता है वही आंसर होगा। ठीक, ग्रंथ को दो भागों में विभाजित किया था इकेटियस ने, यूरोप का वर्णन किया और एशिया व अफ्रीका, तब उसको लीबिया कहा जाता था, उसका वर्णन किया। जो अनेक्सिमेंडर के मानचित्र में सुधार कर कर अधिक सटीक विश्व मानचित्र, वर्ल्ड मैप तैयार किया। भूमध्य सागर के तटों का बेहतर चित्रण किया। विश्व को एक गोलाकार चक्र के रूप में दिखाया, मीन सर्कुलर डिस्क के रूप में। पृथ्वी को महासागर से घिरा हुआ माना। विभिन्न स्थानों, जातियों, नगरों और तटों का विवरण देने वाले कौन थे? हिकेटियस थे। ठीक है, हिकेटियस को फादर ऑफ, देखो भौगोलिक जानकारी यात्री और व्यापारियों से एकत्रित की। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी नहीं बल्कि फादर ऑफ डेस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मीन्स इन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया था पहली बार। ठीक है, अब भैया ऑप्शन देखना है, अगर इकेटियस आए लगा देना, अगर इराटोस्थनीज आए तो इराटोस्थनीज लगा देना, ऑप्शन देखने हैं बस। उन्होंने मिथकीय कथाओं से हटकर वास्तविक यात्राओं की तरह और अवलोकन पर आधारित विवरण दिए थे। अब भाई घूमते थे, यात्राएं करते थे, ट्रैवलर से मिलते थे, उनसे पूछकर चीज़ों को लिखते रहते थे, अवलोकन करते। उनके ग्रंथ ने बाद के विद्वानों विशेषकर हेरोडोटस को प्रभावित किया था। ठीक है, अब हम देखिए हेरोडोटस के बारे में देखते हैं। हेरोडोटस की अगर बात करें तो समय रहा लगभग 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री, भूगोल का जनक कहा जाता है। सॉरी, भूगोल नहीं, इतिहास का जनक। इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। ये बात ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, लेकिन उनके ग्रंथों में भूगोल संबंधित जानकारी भी प्रचुर। अब इनको ये मत समझना कि ये इतिहास तक ही सीमित रहे, इतिहास के साथ साथ जो भूगोल की जानकारी है इनको प्रचुर थी। मीन्स इनके अगर आप ग्रंथ देखोगे, उन ग्रंथों में भूगोल की जानकारी भी प्रचुर मात्रा में देखने को आपको मिल जाएगी। इन्होंने क्या किया, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री और इसको ज्योग्राफी के साथ इंटर रिलेट कर कर बताया। मीन्स इन दोनों के बीच आपसी संबंध है। हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी अधूरी है और ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री अधूरी है। तो इन्होंने इस तरह से इसको बताया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के संबंध को। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरियस नामक ग्रंथ लिखा, ध्यान रखना है। इतिहास के जनक कौन? हेरोडोटस। ठीक है, ध्यान रखना है। उसमें उन्होंने ग्रीको फारसी युद्धों का वर्णन किया। जो इनकी हिस्टोरियाज बुक है, हिस्टोरियाज ग्रंथ है, इसमें इन्होंने ग्रीको और जो पर्शियन वॉर था उसके बारे में जानकारी दी, उसका वर्णन किया। साथ ही भूगोल, नदियों, नगरों, जनजाति और विभिन्न सभ्यताओं के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी थी। विभिन्न देशों, विभिन्न जातियों और उनकी संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन किया। अब देखिए, उन्होंने मिस्र, भारत, बेबीलोन, फारस आदि क्षेत्रों का भौगोलिक विवरण भी दिया था।
ठीक है, भूगोलिक नहीं भौगोलिक कर लेना यहाँ पर, ठीक है, भौगोलिक विवरण भी दिया था। और नील नदी के बारे में लिखने वाले हेरोडोटस ही थे। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि नील नदी के बारे में किसने लिखा। अब देखो जो मैप था ना, अभी हमने अनेक्सिमेंडर ने मैप बनाया, फिर हिकेटियस ने उसके बारे में बताया, 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हेरोडोटस थे। ये बात भी ध्यान रखना है, 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले कौन थे इस मैप को, हेरोडोटस थे। नील नदी की बाढ़ की घटना को समझाने का प्रयास किसने किया, हेरोडोटस ने। विभिन्न जातियों के रीति रिवाजों, जीवन शैली और पर्यावरणीय परिस्थितियों के बीच संबंध दर्शाए। अब बाद में भूगोल में मानव भूगोल की नींव बनी। अब देखो अगर आपसे पूछें कि पहला प्रयास, मान लीजिए विभिन्न जातियों के रीति रिवाजों, जीवन शैली, पर्यावरण परिस्थितियों के संबंध के बारे में किसने ये स्टडी की, तो सिंपली हेरोडोटस नाम याद रखना। हिकेटियस की परंपरा को आगे बढ़ाया, भौगोलिक स्थानों का अधिक वास्तविक वर्णन प्रस्तुत किया था। हेरोडोटस ने भूगोल को इतिहास से जोड़ा और बताया कि किसी भी सभ्यता का विकास उसके भूगोल से गहराई से संबंधित है। जैसे हमने अभी बताया था ना कि जैसे आपसे पूछें कि मरुस्थलीय एरिया में वनस्पति नहीं मिलती, अभी हिंट दी, सारे उदाहरण दिए थे आपको, ठीक है। या फिर आप जैसे जो हिंदू धर्म है, हिंदू जो शब्द है, सिंध नदी, जो सिंध नदी है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी इंडस रिवर है। अब सिंधु को पर्शियन लोग सैको है वो पढ़ते थे, सैको है पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सिंध क्षेत्र को हिंद पढ़ा और वहाँ पर रहने वाले को हिंदू बोला, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ही इन्होंने चीज़ों को जोड़कर बताया, जो भूगोल है उसको इतिहास से जोड़ा और इतिहास को भूगोल से जोड़ा, आपसी संबंध बताया। फादर ऑफ हिस्टोरियल ज्योग्राफी भी कहा जाता है हेरोडोटस को। उन्होंने भूगोल को सिर्फ भौतिक स्वरूप तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सांस्कृतिक, समाज और पर्यावरण के, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बार बार, ठीक है। संस्कृति, समाज और पर्यावरण के साथ किसने जोड़ा, हेरोडोटस ने। तो यहाँ तक क्लियर। अभी तक हमने हेरोडोटस देखे, हिकेटियस देखे, अनेक्सिमेंडर देखे, थेल्स देखे, होमर देखे, बैकग्राउंड बताया था। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, यूनानी ज्योग्राफर में, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम हेरोडोटस से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। हिकेटियस हो गए, हेरोडोटस हो गए, अब हम प्लेटो देखते हैं। देखो प्लेटो, हालांकि ये एक दार्शनिक थे, लेकिन दार्शनिक के साथ साथ इनका योगदान कहाँ है, भूगोल में भी देखने को मिलता है। इनका समय काल 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व रहा। ग्रीक दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे, जो देखो क्रोनोलॉजी आपको समझा देते हैं। सुकरात के शिष्य रहे कौन, प्लेटो। प्लेटो के शिष्य रहे अरस्तु। अरस्तु के शिष्य रहे सिकंदर, ठीक। तो ये नाम याद रखने हैं सारे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, चारों नाम याद रखने हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन किसके गुरु कब रहे थे। मुख्य रूप से जैसा हमने बताया फिलोसफर थे, मीन्स दर्शन शास्त्री थे, लेकिन उनके विचारों ने भूगोल और पर्यावरणीय चिंतन को भी प्रभावित किया। भूगोल संबंधी विचार, पहला विचार, अब देखो इनके विचार देख लेते, ध्यान से पढ़ना है, इधर उधर अगर कोई काम कर रहे हो पहले फोकस करना है, ठीक है। आदर्श राज्य और भूगोल संबंधी विचार दिया। इसमें इनकी कृति थी द रिपब्लिक, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द रिपब्लिक किसकी बुक है या किसकी कृति है, तो सीधा सीधा बताना किसकी है, प्लेटो की द रिपब्लिक, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें इन्होंने आदर्श
राज्य की कल्पना की थी, आइडियल स्टेट की कल्पना की थी। इसमें राज्य की सीमाएं, नगरों का स्थान, कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय परिस्थितियां राज्य और समाज के विकास को प्रभावित करती हैं। पहला क्लियर हुआ, ठीक है। तो इनकी बुक का नाम याद रखना, द रिपब्लिक, आइडियल स्टेट की कल्पना की थी। सेकंड, मानव पर्यावरण संबंध, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। प्लेटो ने माना कि मानव जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। पर्यावरण का अति शोषण कर रहे तो वो विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे आज के टाइम में आप देख रहे होंगे बाढ़ आ रही है, अक्टूबर में भी आपको गर्मी इतनी देखने को मिलती है। आज से अगर 20-25 साल पहले देखोगे अक्टूबर में सर्दियां लगने लगती थी, इवन सितंबर में। अब सितंबर में या अक्टूबर में एसी चला कर रहते हैं लोग, ठीक है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि पर्यावरण का अति शोषण हो रहा है। अब सीधी सी बात है, विनाशकारी। भैया आप पर्वतों में पेड़ काट काट कर होटल बनाओगे, रिसोर्ट बनाओगे, विला बनाओगे, तो फिर वो विला बाढ़ के साथ फ्लड आएगी, फ्लैश फ्लड, तो भाई बह जाएंगे ना। आप किससे लड़ाई कर रहे हो? प्रकृति से। प्रकृति से कोई नहीं जीत पाया है, तो आप कैसे जीत पाओगे? ठीक है, एक न एक दिन विनाश तो होना ही है। अगर अति शोषण, अगर आप किसी इंसान को डेली 2-2 थप्पड़ मार रहे हो, 2-2 थप्पड़, 3-3 थप्पड़, घूंसे लात बजा रहे हो, भाई कल को वो भी आप में 2 घूंसे तो दे ही देगा। तो यही है, पर्यावरण का अति शोषण करोगे तो वही विनाशकारी हो सकता है। तो किसी का इतना शोषण मत करो कि फिर बाद में आपका ही शोषण हो जाए उल्टा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह किसके लिए बोला है? पर्यावरण के लिए। किसने? प्लेटो महोदय ने। उदाहरण दिया है अपनी रचना क्रिटियस और लॉज में ग्रीस के वनों की कटाई से भूमि की उर्वरता कम होने का उल्लेख किया। अब देखो, प्लेटो उस टाइम के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि वन की कटाई करने से सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। उन्होंने संसाधनों के सतत उपयोग की बात की और पर्यावरण, भूगोल और सतत विकास की नींव से। अब देखो, आज आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, ये बात कौन बोल गए थे? प्लेटो बोल गए थे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किसने बोला? प्लेटो ने भी बोला, ठीक है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की एक तरह से नींव जो जुड़ी है प्लेटो के कॉन्सेप्ट से जुड़ी है, ध्यान से पढ़ना है। क्लाइमेट और सोशोलॉजी, जलवायु और समाज। प्लेटो का मानना था कि विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां समाज और मनुष्य के चरित्र को प्रभावित करती। भाई अलग क्लाइमेट में रहोगे आप, चाइना में रहोगे, अफ्रीका में रहोगे, इंडिया में रहोगे, अमेरिका में रहोगे, ब्राज़ील में रहोगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे ना। तो भाई अलग जलवायु, अलग भौगोलिक परिस्थितियां तो मनुष्य के चरित्र को प्रभावित करती हैं। अब आप गर्म प्रदेशों में देखोगे उनको गुस्सा जल्दी आता है, तिलमिला जाते हैं। ठंडे प्रदेश वाले थोड़े कूल रहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, भाई मॉइस्चर ज़्यादा हो, गर्मी मतलब मॉइस्चर की वजह, ह्यूमिडिटी की वजह से वायरस पनपते, बैक्टीरिया पनपते, बीमारियां देखने को मिलती हैं। भाई आप 100 रुपये कमा रहे, 50 बीमारी में दे दिए तो क्या बचा पाओगे? और ठंडे प्रदेशों के मस्त रहते हैं, ठीक है, कम बीमारियां होंगी, पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी भी फिर अच्छी हो जाती है। तो क्लाइमेट तो प्रभाव डालता ही डालता है। ठंडे प्रदेशों में बीमारियां कम होती हैं और जो ह्यूमिडिटी वाले एरिया हैं वहाँ पर बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब भौगोलिक परिस्थितियां कैसे? भाई पहाड़ों के लोग अलग रहते हैं, प्लेन के अलग, ठीक है, और घाटी के लोग अलग, सबका रहना सहना अलग रहेगा।
उनका जो कल्चर है वो भी अलग देखने को मिलेगा। यही आगे चलकर पर्यावरणीय नियतिवाद की अवधारणा को इससे बल मिला था। तो प्लेटो को भूगोल में सीधे तौर पर तो फादर की उपाधि नहीं दी जाती, लेकिन उनके विचारों ने मानव भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल और राजनीतिक भूगोल को गहराई से प्रभावित किया था। ठीक है, उन्होंने संसाधनों की सीमाएं, पर्यावरणीय क्षति और जलवायु का प्रभाव जैसे विषयों पर प्राचीन काल में ही चर्चा की। अब प्लेटो के बारे में ध्यान रखना, इनकी किताब का नाम द रिपब्लिक बुक किसकी थी? प्लेटो की थी, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आते हैं कौन? अरस्तु महोदय। अरस्तु या अरिस्टोटल, समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन भूगोल, मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु यानी अरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु ने सबसे पहले ठोस प्रमाण दिए कि पृथ्वी गोलाकार यानी स्पेरिकल है। देखो होमर में गलती से वृत्ताकार की जगह गोलाकार लिख गया था, वो गोलाकार नहीं है, हमने काट के भी बता दिया था कि वृत्ताकार होता है या चूड़ी होती है वो वृत्ताकार है, सर्कुलर है। गोला कैसे होता है? जैसे लेदर की बॉल है, अंदर से भी सॉलिड है। ठीक है, इसको बोलते हैं गोलाकार, स्फेरिकल। ठीक, तो दोनों में अंतर होता है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया गोल दिखाई देती है। भाई प्रमाण भी तो देने पड़े थे उनको। अब कोई कहे कि पृथ्वी गोलाकार है तो कैसे बताओगे? उन्होंने बोला कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया गोल दिखाई देती है। उत्तर दक्षिण की ओर यात्रा करने पर तारों की स्थिति बदल जाती है और जहाज समुद्र में धीरे धीरे अदृश्य होते हैं। तो ये चीजें बताई। अब भाई पृथ्वी इस तरह से है, मान लो सतह अलग है, तो अगर फ्लैट होती तो अदृश्य क्यों होते? चाहे कितने भी किलोमीटर चले जाए वो दिखाई देते। ठीक है, फ्लैट नहीं है, कैसी है? गोलाकार, स्फेरिकल है। पृथ्वी को 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा। ठीक है, फ्रीजिड जोन, टोरिड जोन, टेम्परेट। टोरिड ये वाला बीच वाला क्षेत्र होता है 23.5 से 23.5, फिर टेम्परेट और ये वाला पोलर वाला फ्रीजिड। अब देखो 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा, लेकिन इनको और इनको अलग अलग माना था, तो 5 कहीं कहीं पर 5 भी लिखा हुआ है। ठीक है, 5 जलवायु क्षेत्र भी मानते हैं कि 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा। अगर इसको अलग कर कर देखा था, टेम्परेट 2 गए ना, एक नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला। ऐसे ही फ्रीजिड नॉर्थ वाला और साउथ वाला, मतलब उत्तर और दक्षिण वाला। टोरिड जोन, ठीक है, जिसको टोरिड को क्या है? उष्णकटिबंधीय, और टेम्परेट को समशीतोष्ण कटिबंधीय, और जो शीत कटिबंध है वो पोल के पास देखने को मिलता है, ध्रुवों के पास। अरस्तु ने जलवायु और पर्यावरण मनुष्य के जीवन, स्वभाव और समाज को प्रभावित करते हैं। वही अभी उदाहरण इतने दिए। जलवायु और पर्यावरण मनुष्य के जीवन, स्वभाव और समाज को प्रभावित करेंगे ही करेंगे भाई। शॉर्ट टेम्पर्ड लोग गर्म प्रदेशों में रहेंगे, गुस्सा जल्दी आता है। ठीक है, और ठंडे प्रदेशों के थोड़े कूल रहते हैं। इससे डिटर्मिनिज्म की अवधारणा को बल मिला। उन्होंने माना कि जो महासागर हैं और महाद्वीप हैं वो जुड़े हुए हैं। अटलांटिक महासागर में भूमि होने की संभावना जताई थी। कुछ विद्वानों ने इसे अमेरिका की भविष्यवाणी माना है कि अटलांटिक महासागर में भूमि है, कॉन्टिनेंट है। नदियों की उत्पत्ति को वर्षा और हिमपात से जोड़ा और नदियों के जल चक्र की वैज्ञानिक व्याख्या की। कुछ इंपॉर्टेंट बात है अरस्तु के बारे में ध्यान रखना। अरस्तु ने भूगोल को केवल वर्णनात्मक नहीं बल्कि उसे तार्किक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। भूगोल को उन्होंने नेचुरल साइंस के साथ जोड़ा। अरस्तु को भूगोल में फाउंडर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी कहा जाता है एंड उनके विचारों ने आगे चलकर खगोल विज्ञान, मानवीय भूगोल और जलवायु विज्ञान की नींव रखी। तो प्लेटो अरस्तु के बारे में यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं इरेटोस्थनीज। अभी बचते हैं हमारे इरेटोस्थनीज, हिपार्कस और पोसिडोनियस। आज हम
क्या है यहाँ पर, ग्रीक ज्योग्राफर, यूनानी भूगोलवेत्ता ही करेंगे। कल की क्लास में आपको आगे पढ़ाएंगे रोमन भूगोलवेत्ता। आज की में अभी इतना ही करेंगे, 3 और पढ़ लेते हैं, वरना क्लास बहुत लंबी होगी, फिर आप भी परेशान हो जाओगे। अब देखते हैं इरेटोस्थनीज के बारे में। समय रहा इनका 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व। ग्रीक मैथमेटिशियन, ग्रीक की जगह यूनानी बोल सकते हैं, यूनानी। अरे भाई पेन कैसे गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ठीक है। यूनानी मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ, भूगोल शास्त्री और भूगोलवेत्ता थे। इन्हें ही पहली बार ज्योग्राफी शब्द प्रयोग करने का सिरा जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द का यूज़ किसने किया, हालांकि इन्होंने ज्योग्राफी बोला था इस तरह से अपनी ग्रीक भाषा में, तो ज्योग्राफी शब्द प्रयोग करने का सिरा इरेटोस्थनीज को ही जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको इसलिए बोला। अगर देखो फिर बार बार हम यही लाइन बोल रहे हैं, हिकेटियस आए और इरेटोस्थनीज ऑप्शन में नहीं है, तो हिकेटियस लगा देना, और इरेटोस्थनीज आए हिकेटियस नहीं है तो इरेटोस्थनीज लगा देना। क्लियर। इरेटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में भूगोल की परिभाषा दी थी। उन्होंने भूगोल को पृथ्वी के सतही स्वरूप, उसके स्थानिक विवरण और मानवीय जीवन से संबंध का अध्ययन माना था। इम्पोर्टेंट है, अच्छी डिफाइन दी थी भूगोल की। किसने, इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने गणितीय गणना द्वारा पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया था। मीन्स जो अर्थ की डायमीटर है, ठीक है, परिधि है पृथ्वी की, उसका अनुमान लगाया था किसने, इरेटोस्थनीज ने। उन्होंने सियन और अलेक्जेंड्रिया शहरों में सूर्य की किरणों के कोण का उपयोग किया था। उनका अनुमान लगभग 39,700 किलोमीटर आया, ठीक है, जो कि वास्तविक मान 40,075 किलोमीटर, बहुत ही निकटतम, मतलब एक तरह से सही अनुमान था। तो ये भी भाई उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। उन्होंने पृथ्वी का एक मानचित्र मैप बनाया। इस मानचित्र में यूरोप, एशिया और अफ्रीका को दर्शाया था। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अवधारणा इन्होंने ही, इरेटोस्थनीज ने ही प्रस्तुत की थी। जलवायु क्षेत्रों को बांटा, टोरिड, टेम्परेट और फ्रीजिड यानी उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण और शीत कटिबंध में। विभिन्न स्थानों की दूरी और उनकी सापेक्ष स्थिति का उल्लेख किया, ठीक है। भौगोलिक घटनाओं की वैज्ञानिक और गणितीय व्याख्या दी। अब भूगोल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूगोल को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में स्थापित करने वाले इरेटोस्थनीज ही थे। इन्होंने गणित और विज्ञान का उपयोग कर भूगोल को वर्णनात्मक, डेस्क्रिप्टिव से वैज्ञानिक, साइंटिफिक बनाया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। किसको, इरेटोस्थनीज को, ठीक है। ध्यान रखना इरेटोस्थनीज के बारे में, सारे पॉइंट एक एक। हिपार्कस है नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। समय 190 से 120, यूनानी भूगोलवेत्ता और भूगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री। इन्हें ये इम्पोर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी का फादर, खगोलीय भूगोल का जनक कहा जाता है। हिपार्कस ने पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति निर्धारित करने के लिए अक्षांश और देशांतरों की प्रणाली विकसित की थी। यह आधुनिक मानचित्रण और नौवहन की नींव बनी। भाई जो आज के टाइम में आप मैप्स का यूज़ कर रहे हो, नेविगेशन, ये सब पहले हिपार्कस ने इन सब के बारे में बताया था। ज्योग्राफिकल ग्रिड का विचार प्रस्तुत किया। ग्रिड का मतलब लैटिट्यूड, और जैसे ये लैटिट्यूड है, ठीक है, लाइन थोड़ी बड़ी कर लेना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, ग्रिड बन गई पूरी। जो ये ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, ये हिपार्कस के द्वारा दिया गया। इससे मानचित्र पर किसी भी स्थान को सटीक रूप से चिन्हित करना संभव हुआ। अब भाई आप इस एरिया को बताओ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लोगे और बता दोगे, ठीक है। हिपार्कस ने विश्व का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला साइंटिफिक मैप तैयार करने वाले हिपार्कस थे। उन्होंने खगोलीय अवलोकन और गणितीय विधियों का उपयोग कर मानचित्र को अधिक सटीक बनाने का प्रयास किया।
इराटोस्थनीज की गणना को सुधारते हुए अधिक सटीक दूरी और परिधि का अनुमान प्रस्तुत किया। मीन्स पृथ्वी की जो परिधि है और दूरी है सन से, ठीक है, इनको सटीकता से बताने वाले हिपार्कस थे। तारों की सूची तैयार की, मीन्स स्टार कैटलॉग के बारे में बताने वाले, तारों की सूची के बारे में बताने वाले हिपार्कस थे। पृथ्वी की धुरी के झुकाव का अध्ययन किया कि पृथ्वी जो झुकी हुई है ना अपने एक्सिस पर, उसका अध्ययन भी किन्होंने किया, हिपार्कस ने। इक्विनोक्स, विषुव। अब भाई विषुव क्या होता है? जब सूर्य की किरणें, ठीक है, इक्वेटर पर सीधी सीधी पड़े 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी पड़ती हैं विषुवत या भूमध्य रेखा पर, तो उसको क्या है? इक्विनोक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। तो प्रोसेशन ऑफ इक्विनोक्स की खोज भी उन्हीं को श्रेय दी जाती है। मीन्स विषुव के बारे में बताने वाले भी हिपार्कस थे। हिपार्कस ने विभिन्न अक्षांशीय क्षेत्रों की जलवायु विशेषताओं का अध्ययन किया। हिपार्कस ने भूगोल को खगोल विज्ञान से जोड़ा, भूगोल को गणितीय और वैज्ञानिक आधार प्रणाली किया, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रणाली आज भी आधुनिक भूगोल और जीपीएस की रीढ़ है। तो जो ग्रिड पैटर्न है, ग्रिड, ये हिपार्कस की ही देन है, ठीक है। तो हिपार्कस के बारे में ध्यान रखना है। लास्ट है पोसिडोनियस, ग्रीक्स में। पोसिडोनियस का जन्म 135 से 51 तक इनका जीवन काल रहा। यूनानी दार्शनिक, इतिहासकार, खगोलवेत्ता और भूगोलवेत्ता थे। इन्हें स्टोइक फिलोसफर यानी स्टोइक दार्शनिक भी कहा जाता है। इन्होंने भूगोल को दार्शनिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया था। किसने? पोसिडोनियस ने। अब इनके योगदान देख लेते हैं, थोड़ा पानी पीकर, ठीक है, अब थोड़ा पानी पीकर इनके योगदान हम देख लेते हैं। पृथ्वी की परिधि का मापन किया। अब भाई इनसे पहले भी की थी, पोसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि को मापने का। इनसे पहले इराटोस्थनीज और हिपार्कस भी कर चुके थे। सूर्य की ऊंचाई का उपयोग किया इसको मापने के लिए, एल्टीट्यूड ऑफ द सन। उनका अनुमान लगभग 2900 किलोमीटर आया, जो वास्तविक मान से काफ़ी कम था, मतलब उनका जो मान था वो गलत हो गया था। बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसी छोटे मान का उपयोग कर एशिया तक समुद्री मार्ग खोजने की योजना बनाई थी, ठीक है। आगे जब कोलंबस आएंगे, कोलंबस ने इनका ही जो इनकी परिधि है उसको ही इस्तेमाल किया था। किसकी परिधि को? पोसिडोनियस की, ठीक है, ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो बता देना। जलवायु और महासागरीय अध्ययन किया। पोसिडोनियस ने जलवायु, हवाओं और महासागर धाराओं का अध्ययन किया। जिब्राल्टर जलडमरू और भूमध्य सागर की धाराओं का उल्लेख किया, ठीक है। ये जलवायु और महासागरीय अध्ययन था। मानव और प्रकृति संबंधी, इनका संबंध बताया मानव का प्रकृति के साथ। भौगोलिक परिस्थितियां, मानव जीवन चरित्र और सब, भाई जो बात प्लेटो भी, अरस्तु भी बोले, ये भी बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, भौगोलिक परिस्थितियों से मानव जीवन चरित्र सभ्यता सब प्रभावित होती हैं। यही विचार बाद में पर्यावरण नियतिवाद के रूप में विकसित हुआ था। मानचित्रण में इनका योगदान। पोसिडोनियस ने विश्व का मानचित्र तैयार किया। उन्होंने ज्ञात दुनिया का स्वरूप प्रस्तुत किया। भौगोलिक क्षेत्रों का विभाजन, उन्होंने पृथ्वी को विभिन्न भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। तापमान, वर्षा और हवा के आधार पर क्षेत्रों की विशेषताओं को समझाया पोसिडोनियस ने, ठीक है। पोसिडोनियस ने भूगोल को दार्शनिक और प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ा। मानव और पर्यावरण के संबंध की नींव रखी। उनका गलत पृथ्वी परिधि मापन बाद में ऐतिहासिक खोजों जैसे कोलंबस की यात्रा में निर्णायक साबित हुआ था। तो ये था पोसिडोनियस के बारे में, ठीक है। तो कोई यहाँ पर अगर दिक्कत लगे आप पूछ सकते हो ये सारे टॉपिक्स में। ये यहाँ पर हमने टेबल में रैपिड रिवीजन के लिए नोट्स में टेबल बना दी है। जैसे होमर है, पृथ्वी गोलाकार बताई, आकाश ठोस सतह, 4 पवनों के बारे में, इलियाड और ओडिसी, ठीक है। यहाँ पर जगह है, लिख भी सकते हो, इलियाड ओडिसी के बारे में बता। प्रारंभिक भौगोलिक धारणाएं दी। फिर थेल्साए,
जल को सृष्टि का मूल तत्व बताया, सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की, पिरामिड की ऊंचाई मापी, निमोन तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये इतना ही था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आरंभ हुआ, अनेक्सिमेंडर ने पहला विश्व मानचित्र, निमोन यंत्र, पृथ्वी बेलनाकार बताई। हिकेटियस जैस पीरियडस बुक, पृथ्वी को महासागर से घिरा चक्कर बताया। फादर ऑफ डेस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी इनको माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आए हेरोडोटस महोदय, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री माने जाते हैं। हिस्टोरीज बुक लिखी, नील नदी, भारत और मिस्र का भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के फादर हैं। प्लेटो आए, आदर्श राज्य की संकल्पना, संसाधन संरक्षण, पर्यावरण ह्रास का उल्लेख किया, राजनीतिक और पर्यावरण भूगोल की नींव रखी। अरस्तु पृथ्वी को गोलाकार बताया, जलवायु क्षेत्र बांटे, 3 बताए, लेकिन नॉर्थ साउथ देखेंगे तो 5 हो जाएंगे। डिटर्मिनिज्म निश्चयवाद की संकल्पना की नींव यहाँ से ही पड़ी। फाउंडर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी माने। इराटोस्थनीज ज्योग्राफी शब्द या पृथ्वी की परिधि मापी, अक्षांश देशांतर के बारे में बताया। हिपार्कस इनको फादर ऑफ, देखो इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है। ज्योग्राफिकल ग्रिड, तारों की सूची, विषुव के बारे में हिपार्कस ने बताया। पोसिडोनियस पृथ्वी की परिधि बहुत कम बताई, 29,000 किलोमीटर। इसको यूज किया किसने? कोलंबस ने। जलवायु व महासागर अध्ययन के डिटर्मिनिज्म की नींव रखी, मानव भूगोल की नींव यहाँ से हुई। तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में हम यूनानी भूगोलवेत्ताओं तक ही रहने देते हैं। यूनानी भूगोलवेत्ता, ठीक है, हमने काफ़ी विस्तार से पढ़े। हिंदी माध्यम के छात्रों की बहुत उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को हमने जाया नहीं होने दिया। बोला था कि जल्दी क्लास शुरू करेंगे, क्लास शुरू की। तो आप अब इन क्लासेस को पूरी शिद्दत के साथ देखना, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर भी करना है। ये नहीं कि अपने तक ही रखी और आगे हमने शेयर नहीं की। तो हमारी मेहनत को थोड़ा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना है। और जब वीडियो देखो तो एक कमेंट ज़रूर कर जाना कि क्लास कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करना है भाई, और लाइक ज़रूर कर जाना है, जिससे वीडियो को बाकी लोग भी आगे देख पाएँ। लाइक से क्या है, यूट्यूब आगे बढ़ाता है वीडियो को। लाइक नहीं करोगे तो वीडियो रुकी रह जाती हैं, वही 20-30 व्यूज़ ही रह जाते हैं, फिर दिक्कत आती है, बढ़ नहीं पाता, चैनल फ्रीज सा हो जाता है। कितनी भी मेहनत करो, ठीक है, अगर कोई वल्गर चीज़ भी डालेगा वो प्रोत्साहित कर दी जाएगी, एक शेयर कर रहा है तो फिर वो यूट्यूब भी उसको आगे बढ़ाता है। तो ये गणित यूट्यूब का इस तरह से। तो आप अच्छी चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाइए, थोड़ा हमें भी प्रोत्साहित कीजिए, जिससे हम भी और अच्छी मेहनत कर आपको अच्छी क्लासेस दें। तो काफ़ी मेहनत की है नोट्स में भी। बाकी नोट्स खरीदने हैं तो 299 में पूरा ज्योग्राफिकल थॉट के नोट्स आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।